बच्चों ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा क्लास होगा और इस तीसरा क्लास में हम लोग 40 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। पीछे के क्लास में हम लोग 39 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से, किससे? बहमनी से। और हम शुरू से ये आपको प्रश्न बताते आ रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य को, है ना, किस साम्राज्य से बराबर संघर्ष होता रहा? बहमनी से। पढ़े थे ना? वही बात है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। अब प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में क्या है कि विजयनगर के कोई ऐसे शासक हैं जो आपको बहमनी से गोवा को छीन लिया था। प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि कौन किससे क्या छीना था? विजयनगर कोई ऐसे शासक थे जो मतलब जो बहमनी से गोवा को छीन लिया था। बहमनी से गोवा को छीन लिया था। प्रश्न शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रश्न जो है क्या कि जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, यानी कि गोवा किसके अंदर में था? बहमनियों के अंदर में। गोवा जो था वो किसके अंदर में था? बहमनी के अंदर में। और उस बहमनी से छीनने का काम कौन किया है? विजयनगर राज्य का सम्राट, यानी कि विजयनगर राज्य का राजा। बात समझ में आया? प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। तो विजयनगर का राजा किससे क्या छीना है, जल्दी बताइए। विजयनगर का राजा किससे क्या छीना है? बहमनी से गोवा को छीन लिया है। बात क्लियर हो गया? तो आइए प्रश्न एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। क्या लिखा है? विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। पहले मतलब प्रथम की बात हो रही है कि नहीं? पहले मतलब समझिएगा जरा, यहाँ पर प्रथम की बात हो रही है। ये बीपीएससी में पूछ चुका है प्रश्न। पहले शासक की पहचान करना। पहले मतलब पहला ऐसा कौन सा शासक था जो पहली बार बहमनी से विजयनगर गोवा को छीन लिया था? पहला ऐसा कौन सा राजा था? समझ में आ रहा है ना? पहला ऐसा कौन सा राजा था जो कि बहमनी से गोवा को छीन लिया था? प्रश्न क्लियर हो गया होगा? मेरा प्रश्न को बोल के दिखाइए। विजयनगर सम्राट यानी कि राजा थे जो बहमनी से गोवा को छीन लिया था। बिल्कुल सही बात है। तो आप प्रश्न बहुत अच्छा से समझ गए। तो उस राजा का नाम जो है ना वो है हरिहर द्वितीय। क्या नाम है? हरिहर द्वितीय। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो किससे छीनने की बात हो रही भाई? बहमनियों से। और क्या छीनने की बात हो रही है? तो गोवा, ठीक है। तो बहमनियों से गोवा छीनने की बात हो रही है, ठीक है। तो विजयनगर का ऐसा कौन सा राजा था जो बहमनी से गोवा को छीन लिया? उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। चलिए, तो हरिहर द्वितीय जो है ना वो अगर आपसे पूछ दे प्रश्न कि हरिहर द्वितीय कौन? हरिहर द्वितीय किस साम्राज्य का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ठीक है ना, याद रहेगा ना? वैसे भी हरिहर में लगा है हरिहर। और हरि भगवान किसको कहा गया? कृष्ण भगवान। हरि कहा गया है कृष्ण भगवान को। कहते ना हरि के 1000 हाथ, यानी कि कृष्ण भगवान के 1000 हाथ हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि हरिहर द्वितीय जो है ना वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के। और यही हरिहर द्वितीय पहला राजा था जो बहमनी से गोवा को छीनने का काम किया था। बात समझ आ रहा है? तो याद रखिएगा कि विजयनगर का ऐसा कौन सा राजा था जो कि आपको बहमनी से गोवा को छीन लिया था? तो इसका नाम है आपको हरिहर द्वितीय। क्या नाम है? हरिहर द्वितीय। मतलब अब इसको ट्रिकी के माध्यम से समझिए। हरिहर द्वितीय, इसके नाम में लगा है हरिहर द्वितीय। द्वितीय देखिए, द्वितीय बोलिए तो जरा, द्वितीय। तो द्वितीय से स्पष्ट क्या हो रहा है? दू मतलब दीजिए,
जी। मैथिली में कहते हैं ना कि दू, फलाना चीज, जैसे किताब दू, कलम दू, तो दू से हो गया आपको द्वितीय। तो द्वितीय से याद हो जाएगा दू, यानी कि दिया हमरा। आ कथी दिया? तो हमरा गोवा दिया। कथी दिया? गोवा। कथी दिया? गोवा। मतलब बहमनी को कहा कि अहाँ हमरा गोवा के दू, तो दू मतलब द्वितीय। तो अब आराम से याद हो जाएगा। और वैसे गोवा में, आइए एक बार पुनः इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि गोवा में केवल 2 लेटर है, गो और आ। दूसरा बात कि हरिहर द्वितीय में दू लगा हुआ है, और दू का मतलब आपको बता दिए कि दीजिए। तो भाई कोई चीज देने का बात होता है तो हम लोग मैथिली में क्या बोलते हैं उसको कि दू, और दू से याद हो जाएगा आपको द्वितीय। दू से याद हो जाएगा द्वितीय। इसलिए आपको नाम को याद रखना भी आसान हो गया। और वो नाम क्या है? तो हरिहर द्वितीय। क्या नाम है? हरिहर द्वितीय। क्या नाम है? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय नाम है उनका। और वो हरिहर द्वितीय जो है बहमनियों से गोवा छीन ही लिया। तो इसलिए याद रखिएगा कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जो बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो उसका नाम आपको बताना है। क्या नाम था? हरिहर द्वितीय। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था है? वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम बोलिएगा, फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है आपको भू राजस्व। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी इसकी विशेषता क्या है? तो भू राजस्व। क्या विशेषता है? भू राजस्व है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो मतलब सरकार का आय होता था, सरकार को जो इनकम का जरिया था, वो आपको क्या चीज से होता था? तो भू राजस्व से। यानी कि भू राजस्व का मतलब क्या हुआ? भूमि से जो कर मिलता था जनता के द्वारा, जनता से जो भूमि का कर मिलता था, वही आपको सरकार का एक इनकम का जरिया था। तो इसलिए याद रखिएगा कि वहाँ पर वित्तीय व्यवस्था जो था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो भू राजस्व। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषताएं क्या थी? चलिए तो प्रश्न ये देखिए, वित्तीय व्यवस्था का मतलब एक बार पुनः समझ लीजिए। वित्तीय व्यवस्था का मतलब होता है आपको जैसे कि सरकार अगर अपने सैनिकों को वेतन देगा, ठीक है, या सरकार अपने मंत्री को वेतन देगा, है ना, या सरकार जो है सो कर का इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, तभी तो देगा दूसरे को। तो इसी सब व्यवस्था को हम लोग कहते हैं आपको वित्तीय व्यवस्था। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो विजयनगर की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसको याद रखिएगा, भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। और इसको आप VVI करके चलिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे भी विजयनगर साम्राज्य में आपको कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, जिसको दोआब का क्षेत्र कहा जाता है, भूमि उपजाऊ बहुत ही ज़्यादा थी। और भूमि उपजाऊ होने के कारण से वहाँ पर चावल बहुत ही ज़्यादा उपजता था। तो चावल उपजेगा तो कहाँ पर चावल उपजेगा? भूमि में ना। और उस भूमि में जो चावल उपजता था उसी से उसका इनकम का जरिया होता था। किसका? सरकार का। इसीलिए तो इतना लड़ाई झगड़ा होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको विजयनगर साम्राज्य का जो आपको वित्तीय व्यवस्था थी वो कौन सी थी? भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? भू राजस्व थी। ठीक है, अब चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि अठवन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अठवन का मतलब क्या होता है? तो यह एक वर्ड है, यह है अठवन, और अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब क्या होता है? देखिए, अठवन, वन है ना, तो वन का मतलब क्या होता है? जंगल। और जंगल में, किसमें? जंगल में अठवन जो है, अठवन को समझ लीजिए, अठ आ वन है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, बोलिए, वन में मतलब कि जंगल में कौन सा काम होगा? भूमि में ना काम होता है जी। हम लोग जो खेत जाते हैं तो वहाँ वन में जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वन जा रहे हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वही बात है कि अठवन में लगा हुआ है वन,
और जब वन में जाएंगे तो भूमि का काम करेंगे ना। जी, जी। इसलिए याद रखिएगा कि अठवन का क्या मतलब होता है, तो भू राजस्व विभाग। तो इस देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भू राजस्व भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भू राजस्व विभाग है, इसलिए इस प्रश्न को आप भी करके चलिएगा और फटाफट से रटिएगा इसको। अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग होता है, रटिए। अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग होता है, अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग होता है। भू राजस्व विभाग होता है। बताओ अठवन का मतलब क्या होता है, भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब क्या होता है, राजस्व विभाग। बताओ कि विजयनगर का ऐसा कौन सा राजा था जो कि आपको बहमनियों से गोवा छीन लिया था। हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, भू राजस्व। तो भू राजस्व क्या थी, भू राजस्व। चलिए अगला प्रश्न है कि अठवन का मतलब क्या होता है, भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। अब जो आपका अगला प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें हम 4-5 प्रश्नों को सीखने जा रहे हैं। तो आइए, कहता है कि वह युग्म जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित का मतलब जो सही मिलान नहीं है, ठीक है, उसको सुमेलित कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कह रहा है इंगित करने के लिए, आपको मतलब बताने के लिए, इंगित करने का मतलब बताने के लिए कि कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाज बहादुर और यहाँ लिखा है मालवा। क्या लिखा है, बाज बहादुर, और यहाँ पर क्या लिखा है, मालवा लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि मालवा जो है ना वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए मालवा ही है आपको मध्य प्रदेश में। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। देखिए मौ से मालवा है और मौ से मध्य प्रदेश है, मौ से मालवा है और मौ से मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा कि मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देखिए गोलकुंडा के बारे में आपको पहले से पता है कि गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, हैदराबाद में, इसलिए गोलकुंडा जो है आपको हैदराबाद में है। गुजरात तो ऑलरेडी गुजरात में है, तो पता ही है। ठीक है, और अहमदनगर जो है, अहमदनगर, बात समझ में आ रहा है, कौन चीज, अहमदनगर, ये आपको गुजरात में ही पड़ता है। देखिए अहमदनगर जो है ना ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। अहमदनगर जो है कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। देखिए अहमदनगर में लगा है अहम, क्या लगा है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान दीजिए, सवाल याद हो जाएगा। अहम, अहम, देखिए अहम का मतलब क्या होता है, कोई खास होता है, नहीं कहते हैं कि जैसे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, तो आप लोग आंसर में लिखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका थी, लिखते कि नहीं लिखते हैं। तो अहम का मतलब होता है मतलब खास, बहुत ज्यादा। तो याद रखिए कि अहम का मतलब बहुत खास होता है, तो अहम मतलब बहुत खास। और महाराष्ट्र में लगा हुआ है महा, महाराष्ट्र में लगा हुआ है महा, तो महा से याद कर लीजिए महान, महा से याद कर लीजिए महान, यानी कि अहम, अहम, अहम मतलब कोई खास हुआ। तो कोई खास किसको कहेंगे, जो महान होगा। खास किसको कहेंगे, जो महान होगा। इसलिए याद रखिएगा कि अहमदनगर जो है वो कहाँ पर है, अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बात समझ में आ रहा है ना, अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये 4 बातें हम पहले याद कराए आप लोगों को। तो एक बार पुनः बता दीजिए कि मालवा कहाँ पर है, गुजरात में। अभी जस्ट आपको ट्रिक बताए थे आपको हम कि मौ से मालवा होता है और मौ से मध्य प्रदेश होता है, तो फिर भी आप गलत करते हैं। मौ से मालवा और मौ से मध्य प्रदेश, यानी कि मालवा जो क्षेत्र है वह आपको कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मालवा जो है एक जगह है, एक नगर है, और ये नगर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखिएगा, ये समझ में आ गया। मौ से मालवा है और मौ से मध्य प्रदेश है। चलिए तो बताइए कि मालवा जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे आप, बहुत अच्छा। प्रदेश। ठीक है, आइए अगला है कि गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ पर है, हैदराबाद में। गोलकुंडा भी एक नगर है, एक शहर है, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में आपको हम बैक के क्लास में बता ही दिए थे कि गोलकुंडा को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपको अहमदनगर। तो अहमदनगर कहाँ पर है ये बताइए, महाराष्ट्र में। कैसे याद रखेंगे, अहमदनगर में अहम लगा है, अहम का मतलब खास बात हुआ, और खास किसको कहेंगे, अहम किसको कहेंगे, जो महान होगा, महान से महाराष्ट्र, यानी कि अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कितना याद हो गया। अब चलिए आपके प्रश्न पर। आपका प्रश्न कहता है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए बाज बहादुर का संबंध मालवा से है, मतलब ये है बाज बहादुर जो है, बाज बहादुर यह आपको मालवा पर शासन कर चुके हैं, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि मालवा का शासक था ये कौन, बाज बहादुर। यानी कि बाज बहादुर जो है वो कहाँ का शासक था, मालवा का। बाज बहादुर जो है मालवा का ये शासक था। ठीक है, तो यही संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है शासक वाला। जैसे कि कुतुब शाह कहाँ का शासक था,
तो आप बोलेगा गोलकुंडा का। कहाँ का शासक था? गोलकुंडा का। इसके बाद सुल्तान मुजफ्फर शाह। सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है वो कहाँ का शासक था? ये आपको गुजरात का था। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो सुमेलित किया गया है, मिलान किया गया है, वो किस बातों को लेकर के? मतलब कहाँ का शासक? ये कहाँ का शासक था, कहाँ पर ये शासन किया था, उस बातों को लेकर के यहाँ पर मिलान किया गया है। तो एक बार पुनः फिर से आइए कि बाज बहादुर कहाँ पर शासन किया था? मालवा पर। बाज बहादुर कहाँ पर शासन किया था? मालवा पर। देखिए एक बात बताइए, बाज बहादुर किसी व्यक्ति का नाम है, जानते हैं? ये व्यक्ति का नाम है और उसमें लगा हुआ है बहादुर। हम लोग बहादुर किसको कहते हैं? जिसके पास शक्ति होता है ना, वो किसी भी भारी से भारी काम को कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरे बहादुर बोलते कि नहीं बोलते हैं? बहादुर बोलते हैं। तो देखिए बहादुर अगर कोई व्यक्ति बनेगा तो पहले माल खर्च करना पड़ेगा ना उसको। नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई बहादुर बनेगा तो बहादुर बनने के लिए पहले उसको खाने पीने में माल खर्च करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? केला दूध सुबह सुबह खाना पड़ेगा, चना खाना पड़ेगा, अनार खाना पड़ेगा, बहुत सारा पौष्टिक आहार जो होता है वो खाना पड़ेगा। तो इसी चीज से आप याद कर लीजिए कि बाज बहादुर है ना, तो बाज बहादुर तो बहादुर इंसान कब बन जाएगा? जब वो केला वाला सुबह ले नाश्ता लेगा, जब वह पौष्टिक आहार को खाने में माल खर्च करेगा। हम माल पर फोकस बार बार कर रहे हैं और तुमको भी इस चीज का समझ होना चाहिए कि हमको आखिर ट्रिक किस पे लग रहा है, केला पर लग रहा है कि मालवा पर लग रहा है। मालवा पर। वो तो समझ के लिए तुमको हम बात बताए हैं, थोड़ा इस पर देख करके तब बोला करो ना। बाज बहादुर जो है, बहादुर कब बनेगा? जब वो हम माल खर्च करेगा। आप सीधा ये बोलो माल खर्च करेगा। और माल किस में खर्च करेगा ये बात आपको पहले बता दिए। और किस में खर्च करेगा अब बताइए? जब वो पौष्टिक आहार लेने में, अच्छा आहार लेने में माल खर्च करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि बाज बहादुर और मालवा का संबंध किस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर? अरे यहाँ यही ना संबंध दिखाया गया है कि मालवा का वो शासक रह चुका है। मालवा का शासक रह चुका है। कौन रह चुका है? बाज बहादुर। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपका कुतुब शाह। कुतुब शाह के बारे में तो आपको पहले से पता है। कुली कुतुब शाह जो है गोलकुंडा का शासक था, याद रखिएगा। यह भी आपको गोलकुंडा पर शासन कर चुका है ना। और गोलकुंडा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। इसके बाद है सुल्तान मुजफ्फर शाह। ये देखिए सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है ये आपको गुजरात में शासन कर चुका है। कहाँ पर शासन कर चुका है? गुजरात में शासन कर चुका है। ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर, देखिए मुजफ्फर में लगा हुआ है आपको, मुजफ्फर में लगा हुआ है फर। आज जो आदमी ज्यादा फरफराता है तो वो गुजर जाता है ना। जो आदमी ज्यादा फरफराता है वो क्या होता है? गुजर जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि मुजफ्फर शाह यानी कि सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है वो किस राज्य में शासन कर चुका है भाई? गुजरात में। कहाँ पर शासन कर चुका है? गुजरात में। अभी जस्ट पूछेंगे तो फिर फंस नहीं जाइएगा आप लोग। इसके बाद आइए यूसुफ आदिल शाह और अहमदनगर है, जो कि आंसर ये मतलब गलत है, जो कि ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि यूसुफ आदिल शाह जो था ना वह आपको बीजापुर पर शासन किया है। कहाँ पर शासन किया है? बीजापुर पर। जबकि यहाँ पर क्या दे दिया? अहमदनगर। तो ये अहमदनगर में शासन नहीं किया है, ये शासन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। बीजापुर में शासन किया है। कहाँ पर शासन किया है? बीजापुर में शासन किया है। बात समझ में आ रहा है? यूसुफ आदिल शाह कौन शासन किया है? यूसुफ आदिल। ठीक है। तो आप जो यहाँ पर मिस्टेक किए, आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही ना आपको आंसर में हम यहाँ पर दिए हैं। ये जो है ना ये सुमेलित नहीं है, ये गलत दिया है। क्योंकि यूसुफ आदिल शाह जो था वह आपको अहमदनगर में शासन नहीं किया है। यूसुफ आदिल शाह कहाँ पर शासन किया है? बीजापुर में किया है। कहाँ पर किया है? बीजापुर में। कहाँ पर किया है? बीजापुर में। देखिए अगर नहीं याद रहेगा ना तो आप याद रखिएगा एक बात, आदिल में लगा हुआ है दिल। आदिल में क्या लगा हुआ है? दिल। और जानते हैं मनुष्य के शरीर हो या किसी भी जीव का शरीर हो, सबसे व्यस्त अंग कौन सा रहता है? दिल। सबसे बीजी अंग किसको कहा गया है? दिल को कहा गया है। सबसे व्यस्त, बीजी मतलब व्यस्त, सबसे व्यस्त रहने वाला अंग कौन सा है? दिल। क्योंकि जब आप सोते हैं उस समय भी वो चलता है, जिस समय आप जागते हैं उस समय भी वो चलता है। वो जिस समय रुक जाएगा तो आपकी सांस वहीं पर थम जाएगी। इसीलिए लोग कहता है कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट का मतलब दिल, और दिल जो है ना, दिल क्या होता है? दिल चलना जब रुक जाता है, बात समझ में आ रहा है, तो वो क्या होता है कि हम लोग का सांस वहीं पर थम जाता है, तो लोग उसको बोलता है कि हार्ट अटैक हो गया। यानी कि यहाँ साइंस का भी क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे कि मानव के शरीर का सबसे बीजी अंग या व्यस्त अंग कौन सा है? दिल। जिसको हम लोग हृदय भी कहते हैं, हार्ट अंग्रेजी में कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आइए एक बार पुनः प्रश्न पढ़ाइए और प्रश्न ध्यान दीजिए। कहता है कि यूसुफ आदिल शाह,
यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह जो है वह आपको कहाँ पर शासन किया है भाई? तो ये क्या है आपको बीजापुर में किया है। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो आदिल में लगा हुआ है दिल, और दिल रहता है हमेशा बीजी, तो इसीलिए जो है बीजी से याद रख लेंगे बीजापुर। बात समझ आ? आदिल में लगा हुआ दिल, आदिल रहता है बीजी, बीजी से याद रख लेंगे बीजापुर। बात समझ में आ गया? तो अब बताइए यूसुफ आदिल शाह कहाँ पर शासन करने वाला शासक था? बीजापुर पर। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना? तो अब ये आप तो नहीं भूलिएगा। तो एक बार पुनः हम चारों पूछते हैं, फटाफट से आप लोग बताएंगे। बताइए कि बाज बहादुर जो था वो कहाँ पर शासन किया? मालवा पर। इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? फास्टली बोलते चलिएगा, आगे भागते चलिएगा। बोलिए। बहादुर बनने के लिए माल खर्च करना। बिल्कुल, बहादुर बनने के लिए माल खर्च करना पड़ेगा, बस इतना बात बोलिए, ठीक है ना? बहादुर बनने के लिए माल खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए कुतुब शाह है, कुतुब शाह जो है वो कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा पर शासन किया था। अगर नहीं याद रहे तो देखिए कुतुब शाह में लगा हुआ है कुत्तू। कुत्तू क्या लगा हुआ है? कुत्तू। तो कुत्तू से याद कर लीजिएगा आपको कुत्तू तो कुंडा, कुत्तू तो कुंडा, यानी कि कुली कुतुब शाह जो था ना वो आपको गोलकुंडा पर शासन किया था। और वो गोलकुंडा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। इसका था ये सुल्तान मुजफ्फर शाह। हम देखिए हम कितना फोकस कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं सुल्तान मुजफ्फर शाह, ये कहाँ पर शासन किया था? गुजरात में। और इसका ट्रिक क्या बताए थे हम? मुजफ्फर अभी फोकस किए, इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं, जल्दी गुजर जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर है सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है यह आपको कहाँ पर शासन किया था? गुजरात में। क्योंकि इसका ट्रिक बताया था कि मुजफ्फर में लगा है फर, और जो ज्यादा फरफराएगा नहीं कहता है ना कि जो मतलब जो है सो जो आपको बहुत अच्छा है ना कि नदी में जो उफान आता है वो उफान ज्यादा देर नहीं टिकता है। वही बात है, जो ज्यादा फरफराता है वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, गुजर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए सुल्तान मुजफ्फर फरफराएगा। तो मुजफ्फर शाह जो है वो कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। ये तो क्लियर हो गया। अब एक और हम आपसे पूछ रहे हैं, यूसुफ आदिल शाह। तो बताइए यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक? बीजापुर का। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? बीजी रहता तो बीजी से याद कर लेंगे बीजापुर। बात समझ में आ गया? और अगर आपसे पूछ दे कि बीजापुर कहाँ पर है तो बताइएगा बीजापुर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम चर्चा करें अहमदनगर की तो अहमदनगर जो है यह आपको महाराष्ट्र में है। अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अब समझिएगा, सबसे पहले फंसाने वाला एक प्रश्न है जो कि अष्टदिग्गज कहे तो आप कृष्ण भगवान को याद कीजिएगा, और अष्ट प्रधान कहे तो शिवाजी को याद कीजिएगा। प्रश्न फंसाने वाला बहुत ही ज्यादा है। इस प्रश्न में आप लोग भी लिख लेंगे, जरा समझेंगे। अष्ट प्रधान कहेंगे तो क्या आंसर बनेगा? तो शिवाजी क्या मरेगा? शिवाजी। लेकिन जब अष्ट दिग्गज कहे, क्या कहे? दिग्गज, तो वहां पर आप क्या मरेगा? कृष्णदेव राय मरेगा। बात समझ में? इसको आप याद कर लीजिए। अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्णदेव राय, और अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी। देखिए शिवाजी जो है ना मतलब शिव जी भगवान। वैसे शिवाजी राय दूसरा व्यक्ति है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम शिव भगवान पर सेट करते हैं। शिव भगवान जो है देवों के देव है, यानी कि प्रधान आदमी कौन हुआ? शिव भगवान हुआ ना? प्रधान आदमी कौन हुआ? शिवाजी। शिव भगवान हुआ तो शिव भगवान से याद कर लेंगे शिवाजी। नहीं समझ में आया? यानी कि अगर कोई पूछ दे कि अष्ट प्रधान किनके दरबार में रहता था? शिवाजी के दरबार में। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहता था? राय के दरबार में। अब तो नहीं फंसेंगे आप लोग। आइए प्रश्न पर। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे भाई? तो देखिए अष्ट का मतलब होता है 8 और दिग्गज का मतलब होता है मतलब आपको विद्वान समझ लीजिए। दिग्गज का मतलब विद्वान, दिग्गज का मतलब विद्वान, दिग्गज का मतलब विद्वान। तो अष्ट दिग्गज, अष्ट मतलब 8 और दिग्गज मतलब विद्वान। तो विद्वान से अब स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर 8 मंत्री है। देखिए मंत्री भले ही पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन मंत्री बन जाता है। अभी अपने भारत का स्थिति देख ही रहे हैं। नहीं नमा फेल बन गया कौन? तेजस्वी, लालू का बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। सेनापति वो भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं होता है, इंटर पास पर नौकरी होता है सेना में, ठीक है। इसका परामर्श रहता है। हाँ ये थोड़ा सा विद्वान है, लेकिन यहाँ जो लगा हुआ है ऑप्शन बी में क्या लगा हुआ है? कवि। और कवि बोलने से आपको दिमाग में आ गया होगा कवि तो विद्वान होगा, कवि विद्वान होगा भाई, तो इसलिए याद रखिएगा। और जानते हैं ये जो कवि है
किस भाषा के कवि हैं भाई? तो ये भी भाषा याद रखिएगा, के। ये तेलुगु भाषा के कवि है। यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज के अष्टप्रधान। पहले ये बता दीजिए आप लोग, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। और अष्टदिग्गज में अष्ट का मतलब बोले थे 8 और आठ, दिग्गज का दिग्गज मतलब मतलब विद्वान। विद्वान। तो विद्वान वाला ऑप्शन कौन होगा? कवि। तो कवि। कवि वाला ऑप्शन होगा। जी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। बात समझ में आ गया ना? जी। 8 तेलुगु कवि, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। दूसरा बात ये है कि अब हम इसको कैसे लंबे समय तक याद रखेंगे। तो देखिए, ये बात आप कैसे याद रखेंगे, हम आपको जस्ट अभी बताए थे कि महादेव जो है, शिव जी जो है, शिव भगवान शिव जी, वो देवों के देव महादेव हैं। तो देवों के देव मतलब सबसे महान हो गए। तो जो सबसे महान, जो सबसे बड़े हैं, वो सबका प्रधान हुआ ना, जी। सबका प्रधान हुआ। तो इसलिए जब कहे अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान कहे तो किसको याद कीजिएगा? शिवाजी। आप शिवाजी को याद कीजिएगा। यानी कि शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहता था। और जब कहे अष्ट दिग्गज, तो दिग्गज आपको जो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय याद रखिएगा। अब ये चीज याद रखना है कि अष्ट दिग्गज का अर्थ क्या होता है। तो अष्ट का मतलब तो 8 बता ही दिए, और दिग्गज का मतलब विद्वान। विद्वान। विद्वान में कौन कवि होते हैं, इसलिए 8 तेलुगु कवि। अगर यहाँ पर यदि प्रश्न पूछ दे कि ये जो कवि थे वो किस भाषा के कवि थे भाई? तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा के कवि थे। बात समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, तेलुगु है, तेलुगु भाषा कहाँ पर बोला था बताइए? आंध्र प्रदेश में बोला था कि नहीं बोला था है? जी। और आंध्र प्रदेश में ये सब सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद वहीं पर सटा हुआ, आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तेलंगाना में कौन सा भाषा बोला जाता है? तेलुगु बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और वारंगल सब इससे जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे भाई? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? तो इसका आंसर आप गलत बताए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको 8 तेलुगु कवि था। ठीक है, 8 तेलुगु कवि था। कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? 8 मतलब अष्टदिग्गज थे। और अष्टदिग्गज का अर्थ क्या होता है? 8 तेलुगु 8 कवि। तेलुगु। किस भाषा के कवि थे ये? तेलुगु भाषा के कवि थे। तेलुगु भाषा किस किस राज्य में बोला जाता है बताइए? तमिल। आंध्र प्रदेश में है ना। और इसके बाद आपको जो तमिल वहाँ तेलंगाना में बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए हम आपको अब जो प्रश्न बताने जा रहे हैं, अभी तक में जितना प्रश्न बताए उससे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि इस प्रश्न से भी हम लगभग 4 या 8 प्रश्न को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न पर पहले ध्यान दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को करा सुमेल करने के लिए हम पहले बता दें, सु का मतलब अच्छा और मेल का मतलब मिलान। मतलब कौन सा आपको सुमेल, अच्छा सुमेल करना ही है, मतलब मिलाना ही है। जो उचित मिलन हो, जो उचित मिलान करना हो, उसको करा है मिलाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ढूंढना है। यानी कि सूची 1 में राजवंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है। यानी कि सूची 1 में राजवंश का है, ये जो राजवंश है वो किस राज्य में शासन किया है, बस यही बात है। इससे पहले जो प्रश्न पढ़े ना उससे ये ठीक जुड़ा हुआ है। तो आइए आदिल शाही के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। अभी जस्ट बताए थे यूसुफ आदिल शाह। क्या बताए थे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह वाला आपको बात याद होगा, बात याद है कि भूल गए? याद है। बात आपको याद यदि होगा तो आप बताइए कि यूसुफ आदिल शाह में आंसर क्या दिए थे आप? बीजापुर दिए थे। क्या दिए थे? बीजापुर। और इसमें ट्रिक क्या बताए थे? दिल बीजी। बिल्कुल, दिल हमेशा बिजी रहता है ना। तो आइए, तो लिखा है कि आदिल शाह, यानी कि आदिल शाही क्या है? तो यह राजवंश का नाम है। और ये जो राजवंश है वह आपको कहाँ पर शासन किया है? ये राज्य का नाम दिया गया है। कहाँ पर ये शासन किया है भाई? तो ये आपको बीजापुर में किया है। तो ऊपर जो मेहनत की इसका फायदा यहाँ पर मिल गया ना। आदिल शाही राजवंश किस राज्य में शासन किया था भाई? बीजापुर में। और बताए थे कि बीजापुर कहाँ पर है? तो जरा देख सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यह कर्नाटक का एक जिला है। याद रखिएगा, बीजापुर क्या है? कर्नाटक का एक जिला है। बात समझ में आ रहा है? आइए इसके बाद है कुतुब शाही। हम बताए थे कुली कुतुब शाह। कुतुब तो कुंडा बताए थे ना, कुतुब तो कुंडा, कुतुब तो कुंडा। यानी कि कुतुब शाही जो है एक वंश का नाम है। और ये वंश कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा। और गोलकुंडा आंसर इसका नहीं रहता तो हैदराबाद भी अगर रहता तो वो चल सकता था। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कुतुब शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में। तो इसका आंसर आपको गोलकुंडा हो जाएगा, जो कि हैदराबाद का एक जिला है। याद रखिएगा कि गोलकुंडा कहाँ? हैदराबाद में है। अर्थात गोलकुंडा एक जिला है। और कहाँ का जिला है? हैदराबाद का हैदराबाद जिला का जिला। है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है निजाम शाही। ये एक नया प्रश्न उभर के आया आपके सामने, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए निजाम शाही, बोलिएगा निजाम शाही। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। निजाम शाही, निजाम में लगा हुआ है जाम
और जाम उम का समस्या, सड़क जाम का समस्या गांव घर में ज्यादा देखने को मिलता है कि नगर में? नगर में। नगर में ना, क्योंकि नगर में चारों तरफ का लोग आता है ना, लेकिन गांव घर में तो उतना जाम उम नहीं रहता है। तो जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ कि निजाम शाही में लगा हुआ है, निजाम शाही में लगा है, निजाम शाही में लगा हुआ है जाम, और इस जाम से याद रखेंगे कि जाम कहाँ पर लगेगा भाई? नगर, तो जाम लगेगा नगर में, जाम लगेगा नगर में। तो नगर से याद हो जाएगा अहमदनगर। नगर, नगर से क्या याद हो जाएगा? अहमदनगर। नगर से क्या याद हो जाएगा आपको? अहमदनगर। अहमदनगर। तो बताइए कि निजाम, निजाम में याद हो जाएगा ना, निजाम शाही राजवंश, निजाम शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया था? अहमदनगर में। अहमदनगर में। और बताए थे अभी जस्ट बताए थे कि अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। बताए थे कि नहीं बताए थे? अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का एक जिला है। क्या है? महाराष्ट्र का एक जिला है। एक जिला है। तो बताएंगे आप लोग कि निजाम शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया था? अहमदनगर में। वेरी गुड। और अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा। इसके बाद आगे चलिए, इमाद शाही क्या लिखा हुआ है? इमाद शाही। बिल्कुल, इमाद शाही जो है यह क्या क्या चीज का नाम है? इमाद शाही राजवंश का नाम है। राजवंश का। राज्यवंश मत बोलो, देखो वर्ड थोड़ा, राजवंश होगा, राज्यवंश मत बोलो, राजवंश। क्या होगा? राजवंश। राजवंश। इमाद शाही राजवंश का नाम है। और ये जो राजवंश है ये आपको बरार में है। कहाँ पर शासन किया था? बरार में। इमाद शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया था? बरार में। कहाँ पर शासन किया था? बरार राज्य में। और बरार जो है यह आपको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बरार आपको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। आइए, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए इमाद शाही है। देखिए इमाद से याद कर लीजिएगा ईमानदार, इमाद से याद कर लीजिए ईमानदार। देखिए एक बात बताते हैं आपको, जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना, चलिए उस ईमानदार की बात को भूल जाइए। किसी दुकान पर जाइएगा ना, तो उस दुकान का जो दुकानदार होता है वो एक बार जो आपको बोल देगा, किसी वस्तुओं के दाम के बारे में अपने दुकान के सामने लगा देगा पोस्टर कि एक दाम, किसी भी सामान का एक दाम, मतलब उसमें न कोई छूट करवाना है न उसको कोई चढ़ा करके देना है, जो दाम इस पर लिखा है वही आपको देना है। तो ये ईमानदारी का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है 5 रुपए के सामान को 50 रुपया उस पर लिख दिया है, फिर हम लोग उसको छूट कर रहे हैं 45 रुपये में दे दीजिए, 40 में दे दीजिए, तो क्या ये ईमानदारी है? वो ईमानदारी नहीं है। तो ईमानदारी हम किसको कहेंगे? जो एक दाम रखेगा, मतलब हमेशा एक बात पर वो अडिग रहेगा, एक बात पर अड़े रहेगा। तो जो एक बात पर ही अड़े रहेगा उसको हम लोग मैथिली भाषा में क्या कहते हैं? रार कहते हैं ना, कि बड़ रार है। जे अपने कहतो वह कह के रहतो, जे अपने कहतो वह कह के रहतो, मतलब बड़ रार रुई आदमी। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो अब इसी तरह इसी ट्रिक पर आप सोच लीजिए कि कोई जो आदमी ईमानदार होगा वो आदमी क्या होगा? बर्रार होगा। बहुत बर्रार का मतलब बहुत रार होगा। बड़ रार होगा मतलब कि ये आपको हम ट्रिक लगा रहे हैं। बड़ रार मतलब नहीं कहते ये बड़ रार है रे, एक अलग चल सामान नहीं ले, तो बड़ रार से याद कर लेंगे। बड़ रार यानी कि बरार, यानी कि बहुत रार मतलब कि बरार। बात समझ में आ रहा है? तो अब आइए एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, पहले तब हम प्रश्न पर चलेंगे कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो व्यक्ति बहुत बड़ा रार होगा। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो बहुत बड़ा रार होगा। तो ईमानदार से याद कर लेंगे इमाद शाही। इमाद शाही से याद हो जाएगा ईमानदार। आइए एक बार पुनः प्रश्न पर, इमाद शाही में लगा हुआ है इमाद, और इमाद से क्या याद रखेंगे? ईमानदार। तो जो ईमानदार होगा वो बहुत ही बड़ा रार होगा। चलिए याद रखिए। और जानते हैं जो ईमानदार होगा उसकी ईमानदारी के लेकर के वो महान होगा ना, वो अपनी ईमानदारी को लेकर के वो अपना महान होगा ना भाई। तो इसलिए ये महान से याद रख लेंगे महाराष्ट्र का यह एक प्रांत है या महाराष्ट्र का एक जिला है। याद रखिएगा कि बरार जो है एक जिला है। वो किस राज्य का जिला है? बरार महाराष्ट्र का है। बरार एक जिला है, वो किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का। तो अब बताएंगे कि इमाद शाही क्या चीज का नाम है? राजवंश का नाम है। इमाद शाही राजवंश का नाम है। और ये जो राजवंश है ये कहाँ पर शासन किया है? बरार में। कहाँ पर शासन किया है? बरार में। और ये बरार जिला है, ये बरार जिला किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का एक प्रांत कहिए या जिला कहिए, बात बराबर है। बात समझ में आया? तो बताइए अब एक बार चारों के बारे में फटाफट से आप लोग 2-2 सेकंड में एक का जवाब आप लोगों को देना है। तो बताइए कि आदिल शाही राजवंश जो है वो कहाँ पर शासन किया? बीजापुर पर। आदिल शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया है?
आदिल शाही बीजापुर में। कुतुब शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया है? गोलकुंडा पर। गोलकुंडा गोलकुंडा पर, सही बात है। अब बताइए निजाम शाही कहाँ पर शासन किया है? अहमदनगर अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर। अहमदनगर में। और इमाद शाही राजवंश कहाँ पर शासन किया है? बरार पर। बरार में। अब बताइए कि अहमदनगर कहाँ का जिला है? महाराष्ट्र अहमदनगर क्या है भाई? महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का जिला एक जिला है। अब बताइए बीजापुर क्या है? बीजापुर कर्नाटक का एक जिला कर्नाटक का है। एक बीजापुर जिला क्या है। है? कर्नाटक का एक जिला चलिए है। गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा गोलकुंडा तो हैदराबाद का एक जिला जिला है, है। ठीक है। बरार बरार महाराष्ट्र का एक जिला जिला है, या महाराष्ट्र का एक प्रांत भी कह सकते हैं। तो याद हो गया? जी। चलिए चले आगे। जी। बहुत अच्छा। आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है वो सरकी सुल्तानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकी सुल्तानों से। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? ध्यान रखिएगा, जी। यहाँ पर क्या है वो देख लिए ना। पूर्व का सिराज क्या लिखा हुआ है? पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज। सिराज है। क्या लिखा हुआ है? एक बार पूर्व फिर- का सिराज। पूर्व का सिराज लिखा हुआ है, ठीक है। तो असल में बात यहीं पर छुपा हुआ है। पूर्व का सिराज बोलिएगा जरा। पूर्व का सिराज। फिर से बोलिएगा। पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज, या उसे ही हम लोग सिराज ए हिंद भी कह सकते हैं। जरा बोलिएगा। सिराज ए हिंद। पूर्व का सिराज उसको ही क्या कहेंगे? सिराज ए सिराज ए हिंद। हिंद कहेंगे। पूर्व का सिराज उसको ही क्या कहेंगे? सिराज ए सिराज। हिंद। तो पहले तो आप इसको रट लीजिए कि पूर्व का सिराज को ही हम लोग सिराज ए हिंद कहेंगे। बोलिए, पूर्व पूर्व के का सिराज को सिराज ही हिंद। सिराज ए हिंद कहेंगे। ठीक है ना। पूर्व का सिराज और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सिराज ए सिराज ए हिंद। हिंद कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी। इसके बाद जो है अब सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जौनपुर। क्या हो जाएगा आंसर? जौनपुर हो जाएगा, ठीक है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किन स्थानों में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? बात समझ में आ रहा है? जी। चलिए, तो आप याद रखिएगा कि पूर्व का सिराज, हम जो पूर्व का सिराज है उसको और क्या कह सकते हैं? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद कहेंगे हम लोग। यहाँ तक सही है? जी। तो आइए एक बार पुनः प्रश्न पर चलते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में यहाँ पर किस सुल्तान की बात हो रही है पहले ये बताइए। सरकी सुल्तान। ये है सरकी सुल्तान है, और सरकी सुल्तानों के शासनकाल में ही है कि नहीं? तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल में ही निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? देखिए, पूर्व का सिराज जो कहा गया है वो किसी स्थान को इंगित कर रहा है, यानी कि किसी स्थान को यह आपको जो है सो निर्देशित कर रहा है। क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है। तो याद रखिएगा कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर को, ठीक है ना। जी। अब देखिए ना, इसको भी हम लोग कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल वे में इसको याद रख सकते हैं। पूर्व का सिराज, सीरा खस्सी का सिरा खाएं, मछली का सिरा खाएं, तो समझिए सीरा जो है ना, जैसे कि हम लोग का सिर है, मानव का भी सिर या किसी भी जंतु का जो सिर होता है ना, उसी सिर में क्या होता है? जान होता है ना। जी। सिर में क्या होता है? जान होता है ना। जीवन जो होता है, जान जो होता है वो सिर में ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूर्व का सिराज, सिराज में लगा हुआ है सीरा। सिराज में क्या लगा हुआ है? सीरा यानी कि पूरा राज किस में छुपा होता है? सीरा में। पूरा राज किस में छुपा होता है? तो यहाँ पर दो ट्रिक लग गया, एक सीरा और सीरा में ही पूरा राज छिपा रहता है ना। चलिए एक बार पुनः वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पूर्व का सिराज यानी कि सीरा में राज छुपा रहेगा ना। जी। सिराज में है ना, सीरा से एक तो सीरा मतलब सिर याद हो गया, माथा, और एक हो गया आपको राज, यानी कि सिर में ही सारा राज छुपा रहता है। इसलिए याद रखिएगा कि पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसको कहा गया? जौनपुर को, है ना। और इसको कैसे याद रखेंगे? है ना, पूर्व का सिराज है ना, तो सीरा में राज छुपा रहता है ना। तो सीरा में राज क्यों छुपा रहता है? क्योंकि सीरा में तो ही जान रहता है। आप सुने होगा कि खरगोश के अगर माथा पर थोड़ा सा भी किसी चीज से मार दिया जाए तो वह मर जाता है। या किसी व्यक्तियों को एक्सीडेंट ही होता है तो हम लोग कहते हैं उसको कि ब्रेन में नहीं चोट लगा है, अगर ब्रेन में चोट लगा है तो तुम सीटी स्कैन कराइए लेना, नहीं तो ये वाला चोट आगे बहुत दिक्कत देगा। कहते हैं हम लोग कि नहीं, अगर दूसरे जगह चोट भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेन जो है ना, यहाँ से आपको शरीर का जितना भी नस है वो सब नस यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। और जो आप बाल, जो आपके शरीर में जो बाल है ना, उस बाल से भी पतला, या मान लीजिए कि बाल के जैसा नस, जैसे तार समझिए कि जुड़ा हुआ है,
पूरे शरीर से बाल के जैसा नस जुड़ा रहता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी से टिकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? ब्रेन का यदि ऑपरेशन खोल के कर भी दिया जाए तो वो जल्दी टिकता नहीं है, और ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी सक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि उसका तारे इतना पतला होता है, उसका नस इतना पतला होता है कि उसको जो कटिंग करेगा, उसको जो सिराई करेगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए याद रखिएगा कि पूर्व का सिराज, सिराज में लगा हुआ है सिर और राज। सिराज का संधि विच्छेद कीजिए, सिर जो राज, यानी कि सिरा, सिरा में छुपा है राज, तो सिरा में जो राज छुपा हुआ रहेगा, तो सिरा में राज छुपा है, तो इसका मतलब सिरा में जान रहता है ना। तो जान से क्या याद कर लेंगे? जौनपुर। जान से क्या याद कर लेंगे? तो अब बताइए कि आपको पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसको कहा गया? जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसको कहा गया? जौनपुर को। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए अब हम एक बार चलते हैं फिर से एक बार प्रश्न पर। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में ये बात चल रही थी। किस सुल्तान के शासनकाल में? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में। ये जो सुल्तान है वह आपको कैसा सुल्तान है? सरकी सुल्तान। तो अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सरकी क्या चीज होता है? जी तो देखिए, जिस तरह से आप बहमनी वंश पढ़े थे ना, जी आदिल शाही वंश पढ़े थे ना, आप कुतुब शाही वंश पढ़े थे ना, जी। निजाम शाही वंश पढ़े थे ना, जी। इमाद शाही वंश पढ़े थे ना, जी। ठीक है। जी। तो उसी तरह से सरकी भी एक राजवंश वंश का नाम है, राजवंश का नाम है। सरकी भी एक राजवंश राजवंश का नाम है। और वो सरकी वंश का जो संस्थापक था ना, सरकी वंश का जो संस्थापक था मलिक उस सर्क था। बताएंगे कौन था? मलिक उस सर्क। कौन था? मलिक मलिक उल उस सर्क। मलिक उल सर्क। मलिक उस सर्क था। बात समझ में आ रहा जी। है? मलिक उस सर्क था। जी तो अब बताइए सरकी के बारे में क्लियर हो गया जी। ना? सरकी क्या था? सरकी राजवंश एक राजवंश का नाम था। और सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? मलिक उस मलिक सर्क। उस सर्क। ये भी तो दो क्वेश्चन तो सीखे हम लोग। जी। ठीक है, तो आइए एक बार पुनः प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इस प्रश्न को हम क्लियर करते हैं। तो प्रश्न है आपका कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में, किस सुल्तानों के शासनकाल में? सरकी सुल्तानों के और शासनकाल में। सरकी सुल्तान तो आप समझ गए, सरकी वंश का जो राजा था उसी को कहा गया सरकी सरकी सुल्तान। जी। ठीक है, तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल में, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में आपको जो है सो क्या कर रहा है कि निम्न स्थानों में से किसको, है ना, मतलब कोई स्थान का उपनाम दे दिया है। जैसे पोप का शहर किसको कहा जाता है? रोम को। किसको कहा जाता है? रोम को। रोम को। उसी तरह से जो है आपको पूर्व का सिराज, जैसे स्वर्ग का शहर किसको कहा जाता है? जन्नत। जी किसको कहा जाता है? कश्मीर को। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से आप याद रखिएगा कि पूर्व का सिराज जो है वो किसको कहा गया है? सिराज हिंद को। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा गया है। किसको कहा गया है? जौनपुर को कहा गया। बात समझ में आ रहा है? और आप जो सिराज ए हिंद बोल दिए, ये तो पूर्व का सिराज का ही दूसरा नाम है सिराज ए हिंद। बात समझ में आ रहा है? पोजीशन में आ जाइए, फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्व का जो सिराज है उसको ही सिराज ए हिंद कहते हैं। तो इसमें आपको पकड़ना है कैसे? तो सिरा से, क्योंकि बोले थे सिरे में ना जान रहता है, तो जान से जौनपुर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि सरकी वंश का संस्थापक कौन था, तो मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क। स्पष्ट करके बोलिएगा तब याद रहेगा। मलिक उस सर्क। देखिए, जो कि स्पष्ट दिख नहीं रहा है, आपको हम दिखा देते हैं। मलिक उस सर्क, ये आपको सरकी वंश का संस्थापक था। सही बात है। ठीक है, चलें आगे। अब जो आपका अगला प्रश्न है, तो जान से जौनपुर याद रखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है कि कलहन की राजतरंगिनी। राजतरंगिनी के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं और एक प्रश्न आप पढ़े होंगे कि कलहन के राजतरंगिनी में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कश्मीर का इतिहास आप पढ़े हैं, कभी न कभी पढ़े होंगे, याद नहीं है तो ध्यान दीजिए। कलहन की राजतरंगिनी मतलब क्या हुआ? कलहन एक व्यक्ति का नाम था, एक लेखक था, जिसके द्वारा लिखा गया है राजतरंगिनी। क्या लिखा गया है? राजतरंगिनी। राजतरंगिनी, गी लगा हुआ है, राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। कलहन के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है? कलहन की राजतरंगिनी, यानी कि कलहन के द्वारा आपको राजतरंगिनी लिखा गया है। कलहन की राजतरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। और ये प्रश्न आपको अगर सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पता है ये आपको पहला ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इतिहास का पहला ग्रंथ। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? इतिहास का पहला ग्रंथ। बात समझ में आ रहा है?
तो आपको ये बोलने से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतिहास का पहला ग्रंथ है ना ये, इतिहास का पहला ग्रंथ जिसका नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। बिल्कुल। तो राजतरंगिणी जिस सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। बात समझ में आ रहा है ना? गौरव का मतलब हुआ आपको प्राउड, ठीक है ना, शान जिसको कह सकते हैं, गौरव प्राप्त है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको किसने आगे बढ़ाया है? कहने का मतलब ये है कि कलहन के द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो किस व्यक्ति ने किया? तो उसका नाम है जोनराज और दूसरा नाम है श्रीवर। बोलिएगा, जोनराज और श्रीवर। जोनराज एवं श्रीवर। बोलिएगा स्पष्ट, जोनराज एवं श्रीवर। ठीक है। क्या नाम है? जोनराज एवं श्रीवर है। देखिए जोनराज जो है ना और श्रीवर जो है, ये दोनों व्यक्ति मिल करके इस कलहन के द्वारा लिखी हुई कृति को, राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम आपको बता दें, आप फिलहाल में मोदी के बारे में सुने होंगे कि मोदी स्वच्छता अभियान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। और मोदी जो स्वच्छता अभियान पर ध्यान दिया है, जानते हैं कि यह किसके सपना को साकार किया है? ये महात्मा गांधी के सपना को साकार करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये भारत के बारे में पहले ही तिथि निर्धारित कर दिया था कि हम जो है 2030 तक, 2030 या इस तरह से कोई डेट है, मुझे पूरा ख्याल नहीं है, हाँ कोई डेट दिया था कि हम इतना तक भारत को स्वच्छता देखना चाहते हैं। और मोदी जी जब उसके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई बातों को कहीं ना कहीं पढ़े, तब उनके सपना को साकार करने के लिए स्वच्छता पर इतना विशेष बल दे दिए। बात समझ में आया? ठीक वही किया है कौन? तो आपको जोनराज और श्रीवर। कौन किया है? जोनराज और श्रीवर। जोनराज और श्रीवर। तो जोनराज और श्रीवर क्या किया है? तो कलहन की राजतरंगिणी को, यानी कि इतिहास का पहले ग्रंथ को, इतिहास का पहला ग्रंथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। आइए एक बार पुनः हम प्रश्न पर चलते हैं। कलहन की राजतरंगिणी, यानी कि यहाँ से दो प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे कि राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखा गया। देखिए कलहन एक व्यक्ति का नाम है, फंस नहीं जाइएगा। कलहन की राजतरंगिणी यानी कि कलहन एक व्यक्ति का नाम है, और कलहन के द्वारा जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया भाई? तो राजतरंगिणी लिखा गया। क्या लिखा गया है? राजतरंगिणी। क्या लिखा गया है? राजतरंगिणी लिखा गया है। और राजतरंगिणी को किसका गौरव प्राप्त है? तो इतिहास का पहला ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, होने का गौरव प्राप्त है। इसको किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया। अब देखिए एक बात बताते हैं, जैसे किसी किसी काम में आप हाथ लगा देते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम अभी इंटर वाला का कोई सवाल बच्चे को बता रहे थे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पोयम हम बता रहे थे और हमको किसी कारणवश कहीं जरूरी जाने की हो गई, मतलब कहीं जाने का जरूरत हो गया मुझे, तो हम क्या किए, आपको हम उधर निकल गए और हम आप लोग को बोल दिए कि ऐसा कीजिए, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात यहाँ पर है राजतरंगिणी के बारे में। चलिए तो हम राजतरंगिणी के बारे में एक बार पुनः जरा चर्चा कर देते हैं। अब सबसे पहले आप सीखे थे कि राजतरंगिणी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो फंसना तो नहीं है ना, बिल्कुल फ्री हो जाइए। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि राजतरंगिणी में किसके बारे में वर्णन किया गया है, अभी जस्ट बताए थे, याद कीजिए जरा, कश्मीर के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और राजतरंगिणी के बारे में एक बात और बताए कि यह इतिहास का पहला ग्रंथ है, यह इतिहास का पहला ग्रंथ है। तो देखिए हम आपको जो बता रहे थे कहानी, अब उस कहानी पर आते हैं। जैसे कि हम अभी इंटर वाला को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद यदि हमको कोई आवश्यक काम हो गया, बाहर जाना है, हम यहाँ से अभी बाहर निकल गए और आपको बोले कि ऐसा कीजिए, आप ये जो हम पोयम पढ़ा रहे हैं ना, उस पोयम को बच्चा सबको पढ़ा करके ख़त्म कर दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा को पोयम किसने पढ़ाया, ठीक है, तो पढ़ाए तो हम भी, लेकिन हम जहाँ पर छोड़ दिए उसको आगे बढ़ाने का काम तो आप लोग किए। तो बस वही बात राजतरंगिणी के बारे में सोच लीजिए। राजतरंगिणी उस पुस्तक को जरूर लिखा है, लेकिन उस पुस्तक को और ज्यादा आगे बढ़ाया, मतलब और पेज उसमें डाला और उसमें कुछ कुछ लिखा। ये काम कौन किया है? तो दूगो व्यक्ति और क्या है, उस दूगो व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना है। तो एगो का नाम क्या है जरा देखिए, एगो का नाम है जोनराज और दूसरा का नाम श्रीवर। क्या नाम है? श्रीवर। बिल्कुल ऐसे बोलिए, श्रीवर नहीं, श्रीवर। तो कहने का मतलब जोनराज और श्रीवर जो है, यह राजतरंगिणी को आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बात समझ में आया? अब इसको आप कैसे याद रखिएगा बताइए।
तरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम जो किया है, जो नराज किया है। जी। तो देखिए राज तरंगिणी में लगा हुआ है राज, क्या लगा हुआ है? राजतरंगिणी में लगा हुआ राज है तरंगिणी में राज। क्या लगा हुआ है? राज। अब हमारे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा जरा। राज तरंगिणी में लगा है राज, और जोन राज में भी लगा है राज, जी। ठीक है ना। और इसके बाद आपको ये याद करना है श्रीवर। श्री अब एक बात बताइए, जो राज तरंगिणी इतिहास का पहला ग्रंथ है, इतने बड़ा ग्रंथ को आगे बढ़ाया, तो उसका नाम हम लोग जो लेंगे श्री लगा के लेंगे। जी। तो इसलिए श्री और वर, मतलब वर से समझ लीजिए वरदान, मतलब एक वरदान ही मिला ना उस ग्रंथ को, एक वरदान स्वरूप ही कुछ माने राज तरंगिणी को लिखने वाले को वरदान ही मिला, तभी तो वो लिखा। जी। तो इसलिए याद कर लीजिएगा अब, क्योंकि राज तरंगिणी को जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो जोन राज किया है, राज से जोन राज याद आ जाएगा, जी। ठीक है। और दूसरा जो है वो श्रीवर है। कौन है? श्रीवर। ठीक है। अगर नहीं याद रहे तो इस प्रश्न को ऐसे याद कीजिएगा कि राज तरंगिणी को कलहन के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम जोनराज एवं श्रीवर ने किए। जोनराज एवं श्रीवर ने किया है। और राज तरंगिणी को इतिहास का पहला ग्रंथ होने का भी गौरव प्राप्त है। और राज तरंगिणी में किसके इतिहासों का वर्णन है? कश्मीर के इतिहासों का वर्णन है। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जोन राज से और राज तरंगिणी में राज लगा है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा। एगो श्रीवर को याद रख लेना है आपको, ठीक है। चले आगे। आइए, अब जो आपका अगला प्रश्न है मदुरा विजय से संबंधित है। और पहले आप मुझे बता देंगे कि मदुरा विजय के बारे में आप प्रश्न पढ़े थे, कुछ याद है? बताइए, मदुरा विजय के बारे में आप प्रश्न पढ़े थे, कुछ याद है? फटाफट से बताएंगे आप। देखिए, ये मदुरा के बारे में जो आप पढ़े थे, आप भूल गए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। मदुरा के बारे में आप क्या पढ़े थे? आप प्रश्न पढ़े थे कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया। मतलब मदुरा हार गया और मजबूरन मदुरा को किसमें जाके मिलना पड़ा? तो विजयनगर साम्राज्य में मिल गया। और आप प्रश्न पढ़े थे कि मदुरा विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर था आपको बुक्का प्रथम के पुत्र, जिसका नाम था कंपन राय या कंपन या कंपन राय को। बात यहाँ तक क्लियर है? आइए, यहाँ जो प्रश्न है कहता है कि अपनी मदुरा विजय, वही मदुरा विजय की बात है, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपतराय चरित, वीर कंपराय चरित कृति मतलब लेख, ठीक है ना। कृति मतलब लेख में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री, ध्यान दीजिए, कवियत्री की चर्चा हो रही है, यानी कि आंसर में जो भी होगा वो कवियत्री का नाम होगा। यानी कि गंगा देवी जो आंसर में है वो एक कवियत्री थी। कौन थी? कवियत्री थी। तो ध्यान दीजिए, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित, मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो इसका नाम है आपको गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। देखिए, प्रश्न का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। इस प्रश्न में भी हम 2-4 प्रश्नों को सीखेंगे। सबसे पहले है आपको आंसर में कवियत्री का नाम है, ये क्लियर हुए आप लोग? जी। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ देखिए और क्लियर हो जाएगा। मदुरा विजय जो है ना, यह एक कविता है। मदुरा विजय जो है वह एक क्या है? एक कविता है, या आप मदुरा विजय एक ग्रंथ भी कह सकते हैं। देखिए, मदुरा विजय जो है ना, वह एक संस्कृत भाषा की कविता है। बोलिएगा जरा, मदुरा विजय क्या है? संस्कृत भाषा की एक कविता है। ठीक है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मदुरा विजय जो है वह संस्कृत भाषा की कविता है। फिर यहाँ पर है वीर कंपराय चरित। वीर कंपराय से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, जो कि हम बैक के क्लास में 30 नंबर प्रश्न में बताए थे कि कंपराय जो था वो किसका पुत्र था? बुक्का प्रथम का। कंपराय जो था वो किसका पुत्र था? बुक्का प्रथम का। कंपराय जो था ना, वो बुक्का प्रथम का पुत्र था। यहाँ तक क्लियर है? कंपराय जो था वो बुक्का प्रथम का पुत्र था। बात समझ रहे हैं? कंपराय जो था, तो देखिए वही कंपराय के बारे में जो वर्णन किया गया ना, तो उस कृति, उस कविता का नाम है आपको वीर कंपराय चरित। बोलेगा वीर कंपराय चरित। जैसे आप रामचरितमानस पढ़े हैं ना, तो रामचरित में किसके बारे में लिखा गया? राम के बारे में। उसी तरह से यहाँ पर कंपराय के बारे में जो लिखा गया, उस कविता का नाम हो गया वीर कंपराय चरित। अब समझ में आया बात? वीर कंपराय चरित। तो अब बताइए कि यहाँ जो कविता हम लोग 2 कविता पढ़े हैं, वो किस भाषा में पढ़े लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो उस कविता का नाम बताइए आप फटाफट से।
एक का नाम है मधुरा विजय और दूसरा का नाम है वीर कंपराय चरित। फिर से बताइए। एक का नाम मधुरा विजय, एक का नाम वीर कंपराय चरित। बिल्कुल, एक का नाम है आपको मधुरा विजय और दूसरा का नाम है वीर कंपराय चरित। फिर से बताइए। एक का नाम है मधुरा विजय और दूसरा का नाम है वीर कंपराय चरित। तो ये जो मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित है, यह एक संस्कृत कविता है और यह किसके द्वारा लिखा गया है भाई? तो यह एक कवित्री के द्वारा लिखा गया है और उस कवित्री का आपको नाम बताना है। तो आप बताइए कवित्री का नाम क्या है? गंगा देवी है। क्या नाम है? गंगा देवी। देखिए, तो हम एक बात आपको बताते हैं, इसको कैसे आप याद रखिएगा। कहते हैं ना, बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। तो बाबा नगरिया दूर है, आप बाबा के नगरिया जाएंगे, यानी कि जब लोग जाते हैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए, तो असल में उस समय तक जाना बहुत कठिन होता है जब तक कि गंगा जल नहीं जो है सो लोग ग्रहण किया रहता है। लेकिन जब जैसे ही गंगा जल ग्रहण कर लेता है, गंगा जल ग्रहण करने का मतलब गंगा जल उठा लेना जी। तो जब गंगा जल उठा लेता है तो लोगों के मन में अब एक ही सुर लग जाता है कि हमको जाना है तो जाना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब गंगा जल जब तक नहीं भरा रहता है तो उस समय तक बहुत सारा गीत भी निकला हुआ है। सुल्तानगंज से जो जल भरता है, बात समझो, उसका बहुत सारा गीत भी निकला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि दूर कितना भी है तो जाना जरूर है, लेकिन दूर अगर है तो आपका मंजिल कहाँ रहता है? जाने का मंजिल कहाँ रहता है? दो जगह रहता है। एक गंगा माता से गंगा जल लेना और इसके बाद एक महादेव को चढ़ाना। बात जरा समझिएगा। और अपने आप में आप कब जीत जाते हैं? जब आप गंगा जल लेकर के महादेव पर चढ़ा लेते हैं तो आप अपने आप को सोचते कि हम विजय हो गए। क्या हो गए? विजय हो गए। तो अब आइए हमारे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा जरा। मधुरा, मधुरा मतलब दूरा, मतलब बड़ी दूर से। मधुरा, मधुरा, म से माँ, म से क्या कर लीजिएगा? माँ। और माँ जो है ना वो दूर है, माँ दूर है लेकिन फिर भी जाना जरूर है। तो सोचिए, माँ दूरा, तो माँ दूर है तो कौन माँ दूर है? गंगा मैया दूर है। और जब आप विजय की बात होगा तो विजय आप कब होंगे? जब आप गंगा जल अर्पित कर देंगे, तब चढ़ा देंगे, तब। इसलिए ध्यान रखिए, मधुरा विजय है। बात समझ में आ रहा है? मधुरा विजय जो है ना, वह आपको किसके द्वारा लिखा गया है? तो गंगा देवी के द्वारा। अगर ये बात हमारी समझ नहीं आई, मान लेते कि ये मेरी बात समझ में आपको नहीं आई, तो एक बात और याद रख सकते हैं ना, मधुरा है, मधुरा को याद कर लीजिए मदर। मधुरा क्या याद कर लीजिएगा? मदर। और मदर का मतलब होता है माँ। तो हम लोग गंगा मैया को भी तो माँ कहते हैं जी। गंगा मैया को माँ कहते कि नहीं कहते हैं? तो इसलिए मधुरा से क्या याद रखिएगा? मदर। और मदर का मतलब क्या होता है? माँ। मदर का मतलब क्या होता है? माँ। तो माँ हम किसको कहते हैं? गंगा मैया को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अब बताइए, मधुरा विजय किसकी कृति है? याद रहेगा? तो जल्दी बताइए, मधुरा विजय किसकी कृति है? गंगा देवी की। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद है वीर कंपराय चरित है। क्या है? वीर कंपराय चरित। देखिए, गंगा मैया में जब भोला बाबा जल चढ़ाने से पहले जब गंगा जल लेते हैं तो गंगा मैया में घुसने के लिए, गंगा मैया में प्रवेश करने के लिए, है ना, लोगों को उनके उफान से, उनके बह रही धारा से सभी को डर लग जाता है। और जब डर लगेगा तो उसका शरीर क्या होगा? कांपने लगेगा। शरीर क्या होगा? कांपने लगेगा। तो अब बताइए कि शरीर कब कांपने लगेगा? चाहे कितना भी वीर हो, लेकिन गंगा मैया का जो धार देखेगा, उसका जो बहाव देखेगा, याद है ना आप जो देखे थे, तो वो जो बहाव देखिएगा तो आप कांपने लगेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए कि आप जो है सो मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित किनके द्वारा लिखा गया है? गंगा देवी के द्वारा। पूरा एक लैंग्वेज में बोलिए तो आप लोग। मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित। सबको एक ही बोल दिए, मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित गंगा देवी कवित्री के द्वारा लिखा गया है। एक बार पुनः फिर से बोलिए। मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित गंगा देवी कवित्री के द्वारा लिखा गया। अगर आपसे पूछ दे कि मधुरा विजय क्या है भाई साहब, तो आप क्या बोलेंगे? यह एक संस्कृत कविता है। यह एक संस्कृत कविता है। वीर कंपराय चरित क्या है? यह एक संस्कृत कविता है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? देवी के द्वारा। देखिए, अभी तो आपको हम 2-3 बात ही याद कराए हैं, अभी एक और इसमें मूल बात छिपा हुआ है। और क्या छिपा है पता है आपको? ये जो गंगा देवी है ना, ये जो गंगा देवी है, ये गंगा देवी मधुरा विजय जो लेख लिखी है, कविता लिखी है, उस कविता में ना अपने पति के बारे में वर्णन की है। किसके बारे में वर्णन की है? पति के बारे में
अपने पति के बारे में वर्णन की है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय, जरा देख रहे हैं ना, इसको एकदम बिल्कुल हाईलाइटेड कर दीजिएगा आप लोग। पति के विजय की चर्चा की गई है, बात समझ में आ रहा है ना? जी। पति के विजय की चर्चा की गई है, तो पति के विजय के अभियानों की चर्चा की गई है। पति के विजय की अभियानों की चर्चा की गई है। तो अब बताइए कि अपने पति के विजय अभियान की चर्चा किसने किया है? गंगा देवी। कवित्री गंगा देवी ने किया है। कवित्री गंगा देवी। और ये अगर आपसे पूछ दे कि कवित्री गंगा देवी अपने पति के विजय अभियान की चर्चा किस कृति में किया है? मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित में। मधुरा विजय में और वीर कंपराय चरित में और गंगा देवी नाम की जो कवित्री है वह अपने पति के विजय अभियान का मतलब क्या होता है? मतलब वो जिस जिस क्षेत्रों को जीता था, जिन जिन क्षेत्रों को जीता था उस सब क्षेत्रों को जीतने में कैसे अभियान चलाया, कैसे जीता, कैसे सैनिक संगठन बनाया, इन सारी बातों का वर्णन किसमें किया गया है? तो मधुरा विजय में और वीर कंपराय चरित में। अब समझ में आया बात? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन जो करने वाली कवित्री है वो कौन है भाई? तो गंगा देवी है। और इसको कैसे याद रखेंगे हम बताए थे। मधुरा मतलब मदर, मदर हम लोग किसको कहते हैं? माँ को कहते हैं। अब माँ किसको कहते हैं? गंगा मैया को। इसलिए याद रखेंगे कि मधुरा विजय है तो मधुरा विजय है, तो मधुरा विजय है तो आपको किसके द्वारा लिखा गया? तो गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है। और वीर कंपराय चरित क्या है? तो वो भी संस्कृत कविता है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? गंगा देवी के द्वारा। बिल्कुल। अब वीर कंपराय को आप कैसे याद रखेंगे ये जरा हमको नहीं बताइए आप लोग। तो देखिए कंपराय है ना, मतलब कैसनो वीर रहता है लेकिन वो कांपने लगता है। जरा ध्यान दीजिए वर्ड पर। कैसनो वीर रहेगा लेकिन वो कांपने लगेगा कब? जब गंगा जी में प्रवेश करेगा जल लेने के लिए, तब गंगा जी में नहाने के लिए जाएगा तो उसको डर लगेगा, शरीर उसका कांपने लगेगा। इसलिए वीर कंपराय चरित्र जो है वह आपको जो है सो किसके द्वारा लिखा गया? गंगा देवी के द्वारा। और आपसे यदि प्रश्न पूछे कि गंगा देवी ऐसे कौन सी कृति में अपने पति के विजय अभियान की चर्चा किए हैं? मधुरा विजय में और वीर कंपराय चरित्र में। बात समझ में आ गया ना? याद रहेगा ना? ठीक है, तो अब चले आगे हम। तो याद रखिएगा ना आप लोग। तो बताइए कि मधुरा विजय क्या है, कहीं फटाफट से बताइए। संस्कृत का एक कविता। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि मधुरा विजय में किसके बारे में वर्णन किया गया है? कवित्री के पति के बारे में वर्णन किया गया। कवित्री के पति के विजय अभियान के बारे में वर्णन किया गया। और वो किस कवित्री के? तो गंगा देवी। और गंगा देवी के द्वारा और कौन कौन सी कृति लिखी गई? दो लिखी गई है, एक लिखी गई मधुरा विजय और वीर कंपराय चरित, और वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। आइए अगला प्रश्न है आपका। बहमनी राज से संबंधित है और बहमनी राज की स्थापना किसने किया है इसके बारे में आपको चर्चा है। बात समझ में आ रहा है? जरा प्रश्न को समझिएगा। बहमनी राज की स्थापना किसने किया भाई? तो देखिए इसकी स्थापना जो किया है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग याद कीजिए कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का ही दूसरा नाम क्या है? तो हसन गंगू है। अगर कहीं पर इसका आंसर हसन गंगू नजर आए तो आप डरिएगा मत, फंसिएगा नहीं, वही लगा दीजिएगा। अगर हसन गंगू नहीं रहे तो ये रह सकता है आपको बहमनी राज की स्थापना, तो बहमन शाह। हमारे तरफ देखिएगा, जरा वर्ड को देखिएगा। चलिए देखिए ये अलाउद्दीन, पहले इसका पूरा नाम याद कर लीजिए। अलाउद्दीन हसन, बोलिए ना, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। पूरा बोलिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है। जो इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि याद हो जाए तो जैसे हमारे बच्चे अभी बोल रहे हैं, आप मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहेगा, बच्चों के साथ साथ ही बोलते रहेगा। तो एक बार पुनः बताइए कि इनका नाम पूरा क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बिल्कुल, इसको दो पार्ट में बांट करके तब याद करना है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का भी दूसरा नाम है जो कि आपको क्या नाम है? तो हसन गंगू। क्या नाम है? हसन गंगू। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का दूसरा नाम क्या है? हसन गंगू है। और जानते हैं, अब इसको याद रखना आसान हो गया। जैसे कहेगा बहमनी राज की स्थापना किसने किया? तो बहमनी जो जोड़ा है वो अपने नाम पर ही जोड़ दिया है, बहमन शाह। उसका नाम था बहमन शाह और उसके द्वारा जो वंश का स्थापना हुआ उसका नाम लिख दिया बहमनी वंश। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताइए बहमनी वंश की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जैसे कहेगा बहमनी वंश का स्थापना किसने किया? तो बहमनी से आप बहमन याद कर लीजिएगा पहले, और बहमन से आपको पूरा नाम याद आ जाएगा। तो बहमन का पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और उसका शॉर्ट नाम जो था हसन गंगू। दूसरा नाम क्या था? हसन गंगू। तो बताइए बहमनी राज की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू। ठीक है, देखिए हसन यहाँ भी लगा है और हसन यहाँ भी लगा है।
ठीक है, हसन यहाँ भी लगा है और हसन यहाँ भी लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा है। तो याद रखना आसान है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, ये दो नाम है और बहमनी राज्य की स्थापना वही किया है। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, इसके वंश की स्थापना जो हुई है वो 1347 ईस्वी में हुई है। आप एक प्रश्न पढ़े थे जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़े थे, और आप कब पढ़े थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी के बाद आपको बहमनी वंश की स्थापना हुई है, और दोनों में तो तकरार चलता ही रहता था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद हुई है आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो याद रखिएगा बहमनी समाज की स्थापना कब हुई? तो 1347 में। और विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे कि बहमनी समाज की स्थापना किस शताब्दी में हुई, तब क्या जवाब दिएगा? गलत मत कीजिएगा। 14वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और विजयनगर समाज की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 14वीं शताब्दी में। उसकी स्थापना भी 14वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि 1300 से जैसे ही प्लस होगा तो वो 14 में आ जाएगा। नहीं, ये पता है ना? चलिए, तो बताइए एक बार कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने और कब किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हसन गंगू। और कब किया ये नहीं बताएंगे आप? 1347 ईस्वी में किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 14वीं शताब्दी में। बिल्कुल, 1347 ईस्वी में किए, यानी कि 14वीं शताब्दी में किए। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि भाष्यकार क्या होता है। देखिए, भाष्यकार का मतलब समझिए, सूत्र को जो लिखने वाले होते हैं, टीका को जो लिखने वाले होते हैं, उसी को कहता है आपको भाष्यकार। ठीक है, तो भाष्यकार जो होता है वो सूत्रों को जो लिखने वाले लेखक होते हैं ना, उसी को क्या कहता है? भाष्यकार कहा था। ये चीज याद रखिएगा। भाष्यकार मतलब सूत्रों को लिखने वाला लेखक। भाष्यकार का मतलब सूत्रों को लिखने वाला लेखक। चलिए, तो देखिए, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन, और इसी सायन का चर्चा हुआ था, आप पढ़े थे उस दिन, है कि नहीं? हरिहर और बुक्का का जो गुरु था, वो सायन का चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वही बात है, ये जो सायन था, इनके गुरु का नाम, हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम। तो अब सोचिए, ये प्रश्न आप बिना देखे इसका आंसर बताइएगा, लेकिन सोचिए, मेरी तरफ देखिएगा जरा, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन है ना, सायन जो है किस काल के किस काल में सक्रिय थे? काल आपको बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं। चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल और विजयनगर काल। अब अगर आपसे पूछे कि क्यों आप विजयनगर भी आंसर लगाए, जवाब दीजिए, तब समझेंगे। इसका आंसर आप विजयनगर क्यों लगाए? नहीं पता? हम बताते हैं। इसका आंसर विजयनगर हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि आप पढ़े थे कि हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम जो था, एक का नाम था माधव विद्यारण्य और दूसरा का नाम था सायन। तो हरिहर और बुक्का के जब गुरु था, तो हरिहर बुक्का के समय में था, और हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य में था? विजयनगर समाज का था। इसीलिए हम सायन को याद रखेंगे कि वह विजयनगर साम्राज्य के समय में सक्रिय था। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं? इसलिए प्रश्न को कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार जो सायन थे, कौन? सायन। यह आपको किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। बात समझ में आया अब? बोलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ चर्चा किस पर हो रही थी? सायन पर। किस पर चर्चा हो रही थी? किस पर चर्चा हो रही थी? सायन पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, देखिए, वैसे यहाँ तो लिखा है सायन, और सायन एक आपको संत का नाम है, एक गुरु का नाम है, जो कि हरिहर और बुक्का का गुरु था। लेकिन अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, सायन को आप याद कर लीजिए, सयन। सायन को क्या याद कर लीजिएगा? रेलवे स्टेशन पर जब जाइएगा ना, तो देखिएगा प्लेटफॉर्म जो होता है ना, उस पर लिखा आता है शयन कक्ष। क्या लिखा रहता है? शयन कक्ष। तो शयन कक्ष का मतलब होता है सोने वाला कक्षा, जिसमें आप सो सकते हैं, जिसमें यात्री सो सकता है। शयन कक्ष का मतलब सोने वाला कक्षा, यानी कि सोने वाला कमरा, सोने वाला रूम। तो जब आप मतलब नींद से कब सोइएगा? जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके कोई नौकरी हो जाएगा, तो इसके बाद आप समझेंगे ना कि हम जीत गए, हम विजय हो गए। और जब आप विजय हो जाइएगा, जीत जाइएगा, तो खूब नींद से सोइएगा, घोड़ा बेच करके ना। हमारी बातों को नहीं समझे आप? समझ गए। तो कैसे याद रखिएगा?
देखिए आप कैसे याद रखिएगा, यहाँ लिखा है सायन, तो सायन से याद रख लेंगे शयन, और शयन का मतलब होता है सोने वाला, तो इसलिए शयन, शयन का मतलब सोना, तो शयन कक्ष का मतलब सोने वाला कक्ष। तो आप सोने का काम कब कीजिएगा, जब विजय हो जाएगा तब ना। इसलिए याद रखिएगा कि सायन नाम का जो संत था, सायन नाम का जो गुरु थे या संत थे, वो किस काल में सक्रिय थे भाई साहब, तो विजयनगर राजकाल में। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और भी एक है, हम आपको बता दिए कि सायन और माधव विद्यारण जो कि हरिहर और बुक्का के गुरु थे, तो हरिहर और बुक्का ने ही तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के काल में उनके गुरु थे, तो गुरु थे, तो इसलिए इसका सायन किस काल के थे भाई, विजयनगर राजकाल के थे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आगे चले ना। तो अगर आपसे पूछे कि हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था, सायन, बस सायन था, माधव विद्यारण, देखिए मेन था माधव विद्यारण। सायन का चर्चा कहीं कहीं पर ज्यादा नहीं है, इसलिए याद रखिएगा माधव विद्यारण मेन थे, लेकिन सायन भी उनके गुरु थे, ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं पर। बात समझ में आ रहा है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताइए भाष्यकार का मतलब क्या होता है, सूत्रों को लिखने वाला लेखक, सूत्रों को लिखने वाला लेखक को ही भाष्यकार कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सायन कौन था, तो आप कहिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर काल का एक भाष्यकार था। कौन था, विजयनगर काल का एक भाष्यकार था, कौन, सायन। सायन को कैसे याद रखेंगे, सायन से याद रखेंगे, सायन, सायन मतलब सोना। सोएंगे कब, जब हमारी विजय हो जाएगी, जब हम विजय हो जाएंगे। अच्छा, जब जो हार जाइएगा आप, कोई परीक्षा फेल हो जाएगा, तो आपको नींद आएगा, नींद नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन रहेगा ना, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी से जुड़ा हुआ है, और ये प्रश्न आपको पहले से ही आता है। ठीक है, 1565 ईस्वी में कब, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बताना है आपको। 1565 में आपको तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या ये प्रश्न आप याद नहीं किए थे, याद किए थे कि नहीं याद किए थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 ईस्वी में। देखिए अब इसको कैसे याद रखिएगा, 1565 ईस्वी में अभी का जो समय आ गया है, अभी के समय में देखिएगा कि केरल के बारे में कहा गया है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। कौन सा राज्य, केरल। लेकिन ऐसा सर्वेक्षण किया गया है कि केरल में ही सबसे ज्यादा अनाथालय है, सॉरी अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम है। क्या है, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वहां पर जाकर के अपना रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो केरल अगर बहुत शिक्षित है पूरे भारत में सबसे ज्यादा, तो फिर केरल में ही वृद्धाश्रम क्यों है भाई, सोचने वाला बात है। अगर खूब शिक्षित है तो उसके बाद शिक्षा होता ना कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को हम वृद्धाश्रम में क्यों रख रहे हैं जी। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहाँ पर है, केरल में। तो सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्ध माता पिता भी वहाँ पे मिलते हैं, तभी तो ना उसके रहने के लिए व्यवस्था किया गया। तो यदि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में है, तो सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहाँ पर क्यों है, सही बात। प्रश्न सही है कि नहीं सही है जी। अगर उसके पास शिक्षा है तो अपने माता पिता को अपने पास रखता ना, लेकिन वो कहाँ जाकर रख दे रहा है, वृद्धाश्रम। तो आप सोचिए कि वृद्धाश्रम में माता पिता को कब रख देंगे, जब उसका 65 वर्ष हो जाएगा तब। तो आइए प्रश्न पर, हमको तो इतना बात समझाना नहीं था, बस प्रश्न पर लाना था। तो देखिए 1565 लिखा हुआ है ना, मतलब कि जब 15 वर्ष का था उनके पिताजी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। बात समझिएगा जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। जब वह 15 वर्ष का था, इधर ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, जब 15 वर्ष का था तो उसको माता पिता बहुत अच्छा लगता था। जब वो 65 वर्ष का हो गया उनके माता पिता, तो उनको अब बेकार लगने लगा। और जब बेकार लगने लगा, बात समझ में आ रहा है, जब बेकार लगने लगा, बात समझ में आ रहा है, तब जाकर के जो है सो उसको कहाँ पर रख दिया, वृद्धाश्रम में। तो आप समझिए वृद्धाश्रम में रख दिया। अब वृद्धाश्रम में जो मतलब रखा है, तो वृद्धाश्रम का जो रूल नियम होता है, क्या नियम होता है कि अगर रोटी देगा तो सबको एक लगा करके सबको रोटी देगा, अगर वस्त्र देगा कोनो वस्त्र तो सबको एक लगा करके वस्त्र देगा। तो कैसे देगा, कोटा के जैसे ना, जिसे कोटा में अनाज मिलता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, उस हिसाब से ना वृद्धाश्रम में सबको मिलेगा, कोटा के जैसे ना। और उसमें कोटा फिक्स होता है ना कि अगर 2 रोटी देंगे तो सबको 2 रोटी देंगे, अगर 4 रोटी देंगे तो सबको 4 रोटी देंगे, कोटा फिक्स रहता है ना। नहीं समझ में आया मेरा बात, तो इसलिए याद रखिएगा कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ है, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। तो कौन सा युद्ध हुआ है, तालीकोटा का युद्ध हुआ है। कैसे याद रखिएगा, तो जैसे देखिए जब लड़का 15 वर्ष का था,
जब लड़का 15 वर्ष का था तो उनके पिताजी उनको बहुत अच्छा लगते थे। जी। जब उनके पिताजी 65 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए? 65 जब 65 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए? 65 वर्ष के हो के, गए। तो वृद्धाश्रम में हो गए बेचारा। अब उसको पैखाना करने का कोई ठीक नहीं है, जी। खाने पीने का कोई ठीक नहीं है, जहाँ मन तहाँ बैठ जाएगा, जहाँ मन तहाँ कुछ भी बोलने लगेगा, तो लोग सोचेगा यार इसको क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में जाके डाल आते हैं। तो वृद्धाश्रम में जब जो डालेगा तो उसको वृद्धाश्रम में कभी अगर नहीं देखे ना तो आप देखिएगा मोबाइल पर, उसमें अगर रोटी मिलेगा 2 गो तो सबको 2 को रोटी मिलेगा, सबको सेम। और उसी भी कोटा में अगर 5 किलो अनाज आपको मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलता है? 5 उसको भी तो 5 किलो नहीं मिलता है। जी। यानी फिक्स रहता है कहाँ पर? कोटा में। इसलिए याद रखिएगा कि कोटा से याद रखिएगा ताली कोटा। और कोटा में हम वृद्धाश्रम में कब डाल देंगे? जब हमारे माता पिता 65 वर्ष का हो जाएगा तब। यानी कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी हम आपको लिख दिए हैं। आइए, ये तो आंसर इसका हो गया और याद भी आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। 1565 है, जब लड़का 15 वर्ष का होता है तो उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो 65 वर्ष का हो जाता है तो उसको कहाँ पर भेज देता है? कोटा में। तो इसलिए याद रखिएगा ताली कोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसका ये ट्रिक रहा। दूसरा है आपको कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये आपको 1526 में हुआ है, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जीत गया था, ये राम लोधी हार गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में हुआ है, बात समझ रहे हैं। और वो जो हुआ है आपको, चलिए, तो ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। और कहीं कहीं हेमू नहीं लिख करके आपको यदि हेमचंद्र नजर आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि हेमचंद्र जो है ना, हेमचंद्र ही दूसरा, हेमचंद्र का ही दूसरा नाम हेमू है। शॉर्ट में उसको सब हेमू हेमू कहता है। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो इसलिए याद रखिएगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, और हेमू का ही दूसरा नाम हेमचंद्र है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वह आपको अकबर के बीच में और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। बात क्लियर हुआ? चलिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला युद्ध कब हुआ? 1556 और में। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। कब हुआ है? 1761 में। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन के बारे में जरा हम पढ़ ले। ये जो ऑप्शन है खानवा का युद्ध। देखिए, खानवा का युद्ध जो हुआ है यह आपको 1527 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1527 ईस्वी में। कब हुआ है? 1527 ईस्वी में। देखिए, खानवा का युद्ध जो हुआ था ना वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखिए, खाना तो याद कर लीजिए, खाना तो 12, खाना तो 12, तो बा से हो गया बाबर और रा से हो गया राणा सांगा। यानी कि खानवा के युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो बताइए कि खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1556 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में। सही बात है। अब बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ है? और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, यानी कि हेमचंद्र के बीच में। और पानीपत का ये तो हो गया 2 को। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खाना तो 12, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच में। और तालीकोटा का यदि युद्ध के बारे में पूछे कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। ये युद्ध जो हुआ था विजयनगर और बीजापुर के बीच में हुआ था। याद रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य और विजयपुर के बीच में यह युद्ध संपन्न हुआ था। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम अगले प्रश्न पर